अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज हम एचईसी 2020 के पास्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये पेपर मेरे पास मौजूद भी नहीं था और इसको मैं टाइप करने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो मैंने उसको यूँ ही बस थोड़ा-सा एडिट करके इसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दें और टेस्ट के ऊपर फ़ोकस कर दें। इंशाल्लाह इस टेस्ट का काफ़ी बेनिफिट होगा। ये मुझे एक दोस्त ने सेंड किया था और मैंने उसको यूँ ही एडिट करके यहाँ पर डाल दिया है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग टुडे हैव चेंज्ड फ्रॉम द वंस दैट लिव इन द पास्ट। ठीक है, मतलब जब पास्ट में रहते थे अभी उनमें कोई चेंज आया है और अभी न्यू वन है। ठीक है, उसके उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शंस देख लें, बिहेवियर है, फॉसिल्स हैं, एवोल्यूशन है और लास्ट में इकोसिस्टम है। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? सही है, तो मोलैरिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, तो अब आप वाटर की एक डीएम क्यूब लेंगे, सही है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कैलकुलेशंस में, तो आपको पता चल जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा 55.5 मोलर। ठीक है, इसका आपने याद रखना है, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 डीएम क्यूब वाटर लेंगे, सही है, 1 डीएम क्यूब वाटर जो होता है वो आपके पास 1 केजी के बराबर होता है। उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब करेंगे तो इसका 55.5 मोलर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? कौन सा ऑर्गेनिक है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, सी ऑप्शन है अमीनो एसिड्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन विच अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिया गया, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इन विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट इससे पहले होनी चाहिए थी लेकिन वो मिसप्रिंट हुई है, इनसे वो मिसिंग है। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट होता तो उसके बेस पे हम कोई ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अमीबास मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ। अमीबा किस तरह मोशन करता है और वो फूड किस तरह ऑब्टेन करता है? तो ऑप्शन देखें, फ्लैजेला है, सोडोपोडिया है, सिलिया एंड लास्ट में प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सूडोपोडिया है। सही है, अमीबा मोशन सोडोपोडिया की तरह का, सोडोपोडिया के जरिए से वो फूड भी हासिल करता है और इससे फिर एनर्जी ऑब्टेन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे। फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह है। ठीक है, किस बुनियाद पर? ऑप्शन ए है ऑल ऑफ द अबव, ये तो डी ऑप्शन होना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने लिखा है। बी है आर और नॉन मोटाइल। इसका फिर हम देखते हैं, हैव सेल वॉल, इनका सेल वॉल होता है बिल्कुल। फंजाई जो है वो सेल वॉल रखते हैं। ठीक है, इसका उसके बाद है लेग सेंट्रियोल। फंजाई में भी सेंट्रियोल, अक्सर जो फंजाई हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन याद रखें कुछ हमारे पास प्रोटिस्ट हैं जिनको हम वाटर मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, उन वाटर मोल्ड्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन फंजाई की बात की जाए जो कि एक्चुअल फंजाई, उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। और नॉन मोटाइल, तकरीबन अक्सर जो फंजाई होते हैं वो सीसाइल होते हैं, यानी नॉन मोटाइल होते हैं। तो हम ऑल ऑफ द अबव को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है? ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, अपने वीडियो को क्वालिटी को आपने कंप्रोमाइज करना है, उसके ऊपर टेस्ट हमारा करीब है। तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चंस देखेंगे सिर्फ। और ये असल में मुझे टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे अक्सर मेरे दोस्तों ने कहा था कि आपने ज़रूर अपलोड करनी है, तो ये स्पेशल मैंने उनके लिए ये तस्वीरें थोड़ा एडिट कर दी हैं। टाइपिंग करने में तो कल तक भी बड़ी मुश्किल से हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसी को कंप्रोमाइज़ कर दें। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? ये आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? प्लांट्स में आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑप्शन देख लें, ग्राफ्टिंग है, मल्टीपल फिशन है, ऑल ऑफ द अबव है, लास्ट में बाइनरी फिशन है। तो जो आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो ग्राफ्टिंग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। एक इंडिविजुअल के फुल सेट ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम जीनोम कहते हैं। ऑप्शन डी, जीनोम हम उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया? तमाम बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? इनमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लैजेला, ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स एंड लास्ट में स्लाइम है। ठीक है, तो तमाम बैक्टीरिया में हमारे पास राइबोसोम्स
पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब कोकाई जो बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला नहीं होता, ठीक है। इस तरह आपने इन ऑप्शंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है द एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज। द एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज। वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में पाए जाते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन देख लें, नॉन दिया है, फिर ए ऑप्शन को यहाँ पर लिखा है डी होना चाहिए था ये बहरहाल। बी म्यूरिन है, सी सेल्यूलोज है, डी पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है। तो देख लें आप, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन एक ही चीज़ है, ठीक है। टू नेम्स ऑफ द सेम थिंग। तो सी ऑप्शन जो है सेल्यूलोज, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स नेम इज इट्स। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे पास जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होमोसेपियंस है, ठीक है, याराना टिग्रिना, इसी तरह काफ़ी नाम से, ठीक है, पाइसम सेटाइवम है। तो इसमें जो पहला नेम होता है वो जीनस का होता है। ह्यूमंस में जो जीनस का नेम है वो होमो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है एंजाइम्स, एन एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड व्हेन। अभी आपको शायद सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर दें। एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड व्हेन। एंजाइम कब डीनेचर्ड होता है? नन ऑफ दिस लिखा है। इसके बाद है इट हैज नो कोफैक्टर। सी ऑप्शन है इट इज अ कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर। लास्ट में इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। तो जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तब वो डीनेचर होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड स्मॉल पोर्शन लिखना चाहिए। तो स्मॉल पोर्शन के साथ इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। उस साइट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, एक्टिव साइट उसको हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। वो प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, एंजाइम्स, उन वो किस मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में वो रोल प्ले करते हैं? तो इसका आपको पता होगा, राइबोसोम इज अ ग्रेट रोल इन synthesis of proteins. Option A is the correct one. Question number 18 है feeding by living in or on the other organisms is जो मतलब इस तरह ऑर्गेनिज्म जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीड इन करते हैं या उसके ऊपर फीड ऑन करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये आप डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है म्यूकस इज सलाइवा मेड ऑफ। म्यूकस इन सलाइवा, म्यूकस सलाइवा नहीं होता, म्यूकस इन सलाइवा। म्यूकस जो सलाइवा में मौजूद होता है वो किससे बना होता है? तो याद रखें म्यूकस क्या होता है? म्यूकस म्यूसिन प्लस वाटर। म्यूसिन क्या है? म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो इसका हम ये ऑप्शन करेक्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि म्यूकस जो होता है वो म्यूसिन प्लस वाटर जब मिलते हैं तो उससे म्यूकस बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द साइट वेयर चेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज टेक्स प्लेस आर। वहाँ जहाँ पर ब्लड और बॉडी टिश्यूज के अंदर एक्सचेंज होता है उसको वो क्या होते हैं? वो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद, लिम्फ किसके साथ रिजेंबल करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा डार्क है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ रिजेंबल करता है लिम्फ, ठीक है। उसके ऑप्शंस ब्लड, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लास्ट में यूरिन दिया गया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, सही दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइट, विंड, वाटर एंड लास्ट में टेम्परेचर दिया गया। तो ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट होता है, ठीक है। क्योंकि जब लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है उस वक्त आपने फिर शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस और पोटेशियम इन्फ्लक्स हाइपोथेसिस आपने पढ़ी है, ठीक है। उसकी बुनियाद पर हम लाइट को एज मेन फैक्टर कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो इसका हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ऑप्शंस दिए हैं लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड लास्ट में ग्लूकोज दिया गया है, तो हम ग्लूकोज को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। इसके नतीजे में आपने पढ़ा है कि पायरुवेट्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन अ ग्रीन प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एट इट्स मैक्सिमम रेट the energy content of the plant will be low, the rate of water loss is high, the water content of the plant will be low, या the energy content will be unaffected। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे लगता है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखें इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रेट ऑफ वाटर लॉस इज हाई।
रेट ऑफ वाटर लॉस हाई हो रहा होगा, ठीक है, उसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर एनर्जी कंटेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास एटीपीज बन रहे हैं या रिस्पिरेशन कोई नहीं हो रही, यहाँ पर ग्लूकोज स्टोर्ड फूड बन रहा है, तो एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रेट ऑफ वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कीमियोस्मोसिस, कीमियोसिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन, लास्ट में फोटोसिंथेसिस। जो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है, ठीक है ना, एटीपी बनता किस तरह है तो हमने पढ़ा है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन को हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, हमने डिफाइन किया हुआ है। वैसे अगर ईटीसी में देखा जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, तो उसमें यह होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो F0 F1 पार्टिकल से अंदर आते हैं, उसमें भी एटीपी सिंथेसिस होती है रिस्पिरेशन में आपके पास, वो उसको हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। लेकिन फॉस्फोराइलेशन भी दिया गया है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम फॉस्फोराइलेशन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि एटीपी जहाँ पर भी एटीपी की बात आ जाए तो आपने वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन को आपने, लेकिन याद रखें फॉस्फोराइलेशन और कीमियोस्मोसिस दोनों में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं और इससे एटीपी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको कंसिडर करना होगा। दोनों ऑप्शंस कीमियोस्मोसिस की हमने कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वेनील का पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो आप दोनों को इसमें कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं सी ऑप्शन को करेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन। प्राइमरी बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन क्या है इसमें, तो याद रखें इसके ऑप्शंस हैं एडहेशन, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट एंड लास्ट में मोटिलिटी। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन सपोर्ट होता है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एंजाइम्स किस प्रोसेस के लिए होते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटीन सिंथेसिस, नन ऑफ द अबव, लास्ट में फोटोसिंथेसिस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है मेसोसोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ। मेसोसोम्स किसके इंटरनल एक्सटेंशंस हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करेक्ट है, इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट नहीं है। फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अंडरग्राउंड प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट्स में होता है। हाई इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ, हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये मुझे भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगे, बहरहाल आपने इसको इग्नोर कर देना है। लास्ट में सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स, बिल्कुल, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, यानी वो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, बाकी सारे के डबल मेम्ब्रेन्स होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख लें, वैक्यूल दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो वैक्यूल इज सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। यहाँ पर मैं काफ़ी तेज़ हो रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी मैं इसको ख़त्म करूँ और आपका टाइम बच जाए, आप इस पास पेपर को सॉल्व कर दें, और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ इसको यहाँ पर इग्नोर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग शेल इन। टू ओवरलैपिंग शेल्स किस में होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लिनॉइड्स एंड लास्ट में ब्राउन एल्गी। तो आपने पढ़ा है डाइएटम्स में आपके पास दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, ठीक है, हम इपिथीका और हाइपोथीका ये आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के एनिमेलिया उसमें प्लांट्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है पोलीसाइफोनिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। पोलीसाइफोनिया किसका रिप्रेजेंटेटिव है, डाइएटम्स, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड लास्ट में रेड एल्गी। तो पोलीसाइफोनिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड एल्गी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है अ मोनोक्रोमेट कैन परसीव। एक मोनोक्रोमेट क्या परसीव कर सकता है, 2 कलर्स, येलो कलर, 3 कलर्स एंड लास्ट में ओनली 1 कलर। तो मोनोक्रोमेसी जो है वो आपके पास एक ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें बंदा सिर्फ एक कलर देख सकता है, उसको सारी चीजें ग्रे नजर आती है, तो इसको आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन हियर, ओनली 1 कलर। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, येलो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस और लास्ट में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जो आपके पास ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी होती है उसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। बायोलॉजी में अक्सर इस तरह क्वेश्चन होते हैं जो आपके मेमोरी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने इसको कंसिडर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। प्रोकैरियोट्स याद रखें हमारे पास जो 5
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें सिर्फ मोनेरा इस तरह है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो इसका आप डी ऑप्शन मोनेरा करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 36 है, ये भी बिल्कुल विजिबल सही नहीं है, बहरहाल मैं पढ़ लेता हूँ। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, यहाँ पर बायोस्फीयर दिया है, हैबिटेट दिया है और नीश दिया है, और लास्ट में इकोसिस्टम जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर इनसाइड द डैश एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स कब आपको दिखाई देते हैं, मतलब सेल डिवीजन में आपको कहाँ पर नजर आएंगे? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, नन एंड लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फंजाई। फंजाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देयर सेल वॉल इज मोस्टली ऑफ काइटिन, बिल्कुल ठीक है। दे आर ऑटोट्रोफिक, ये बिल्कुल ऑटोट्रोफिक नहीं होते, ठीक है, तो ये गलत है। तो फिलहाल हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। लास्ट जो ऑप्शन हैं वो देयर प्लांट बॉडी इज टर्म्ड एज हाइफी, उनकी प्लांट बॉडी को यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। फंजाई की प्लांट बॉडी नहीं होती, उसकी हाइफी होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी मतलब गलत है। लास्ट में दे आर हीट्रोट्रॉफिक, वो हीट्रोट्रॉफिक है, ये भी करेक्ट है। तो हमने नॉन करेक्ट, हमने यानी जो गलत स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना था, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी सोर्स क्या है? बिल्कुल सिंपल है, प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हम किस फंजाई को मतलब उसे एंटीबायोटिक्स अखज करते हैं? रस्ट दिया है, मशरूम्स, यीस्ट एंड लास्ट में पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पेनिसिलियम से हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इस सिंपली याद रखें, जो पेनिसिलियम है एक फंगस है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को हम एंटीबायोटिक नहीं यूज करते हैं, इससे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फिर उसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं। इंग्लिश की तरफ आते हैं। कंपेयर द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन चॉइसेस ए, बी एंड डी। देख लें, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कंप्यूटर वर्क्स इन, ऑन, ओवर एंड अबव। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। इसके बाद कुछ सवाल थे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे। पहले जो 42 और 43 है उसको हम छोड़ देते हैं, उसका नजर ही नहीं आ रहा। 44 है, डैश माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग डैश द ट्रुथ। इसका देख लें, बाय माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग फ्रॉम द ट्रुथ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बाय माई वर्ड आई एम टेलिंग यू, अपॉन माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग बट द ट्रुथ, ठीक है। ऑन माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग आउटसाइड द ट्रुथ, बाय माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग बट द ट्रुथ। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाय को हम जब हम कसम लेते हैं तो उसको हम बाय हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बाय माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग बट द ट्रुथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आई कैन टेल यू नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर व्हेन डैश मोर टाइम। आई कैन टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, बाद में आपसे बात करूंगा। तो इसमें हम देखें, आप कंडीशनल यूज होगा। तो यहाँ पर कह रहा है आई विल टॉक टू यू लेटर व्हेन आई हैव टाइम, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। जो ऑप्शन देखिए, आई विल हैव, आई हैड, आई हैव एंड लास्ट में आई एम गोइंग टू हैव, तो आप इसमें आई हैव लगाएंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल होगा। 16 क्वेश्चन नंबर 46 है, शी इज डैश विद हर डोल, शी इज प्लेज, प्लेइंग एंड प्लेड, तो शी इज प्लेइंग, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, आपने वर्ब्स में पढ़ा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हमें नजर ही नहीं आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। 48 जो है हमारे पास लिखा है चाइल्ड एंड फैमिली, तो हमने इसके मतलब जो वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जब हम एनोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है, चाइल्ड के साथ फैमिली है। ऑप्शंस में देख लें, स्टूडेंट, क्लास और नियर, फॉर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड समर, हॉट, ठीक है। तो चाइल्ड चूंकि फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, इसी तरह एक स्टूडेंट क्लास के साथ ताल्लुक रखता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद है प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ये दो ऑप्शन, इसमें कोई रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है, तो अब इसमें ऑप्शंस में आपने इस तरह देखना है कि इसी तरह रिलेशनशिप आपने ऑप्शंस में ढूंढ लेना है। तो अब एरोप्लेन दिया गया, आगे एरोड्रोम लिखा गया है, होटल पे टूरिस्ट लिखा है, कुएं पे शिप लिखा है। देखें, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है, इसी तरह कुएं पर शिप रुकती है, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट कंसिडर करेंगे। इसके बाद आपने ऑपोजिट चूज करना है, बिल्कुल सिंपल है। वीक का देखें, स्ट्रॉन्ग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह 51 का सेफ है, तो सेफ का डेंजरस होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 52 पुश का पुल होता है, ठीक है। डी इसका जो बिल्कुल सिंपल है, इसका आप देख लें। 53 है अर्ली, अर्ली का जो ऑपोजिट होगा वो लेट होगा, ठीक है। इसके बाद है 54 स्लोली, स्लोली का जो है वो क्विकली, ठीक है। ऑपोजिट आपने चूज करना है, अच्छा सिमिलर चूज करना है, सिमिलर का तो स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है। इसका सिमिलर ग्रेजुअली होगा। इसके बाद है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का सिमिलर मीनिंग होगा डिस्क्राइब, ठीक है। बी ऑप्शन दिए गए, हाइड, डिस्क्राइब, सीक्रेट एंड व्यू, तो इसका आप बी ऑप्शन से ही करेंगे। एक्सप्रेस का मतलब है डिस्क्राइब करना। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का आपने सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, रिपेयर, बिल्ड, डैमेज्ड एंड लास्ट में डिस्ट्रॉयड, तो आप देख लें इसका बिल्ड आता है, कंस्ट्रक्ट मींस बिल्ड, ठीक। 61 है, इसके बाद जो 57, 58, 59 एंड 60 ये मुझे मिले ही नहीं। मुझे एक दोस्त ने सेंड किए थे, उसमें बहुत अजीब से लिखे हुए थे, उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप इसको इग्नोर कर दें, इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, आगे भी 4-5 क्वेश्चंस मिसिंग है। तो इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। फोकस करें पेपर के ऊपर। किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट हावर किसकी यूनिट है, ठीक है। तो आपको पता है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी डी ऑप्शन दिया गया, ठीक है। ऑप्शंस बाकी हैं, पावर, वर्क, फोर्स एंड लास्ट में एनर्जी है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट कंसिडर करेंगे। इसके बाद है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान कितना एंगल बनेगा, तो ये आपको पता है 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल मोशन हो रहा है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द रेडियस होती है, तो आप इसको करेंगे 90 डिग्री, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इसके बाद है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 10 सेकंड्स, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। एक 50 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पर 10 सेकंड के लिए लगता है, तो आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके दे दें। तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, जो आपने सेकंड लॉ न्यूटन्स का ओरिजिनल स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है चेंज ऑफ मोमेंटम में, इंपल्स एंड मोमेंटम के टॉपिक में, तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स एफ टाइम्स डेल्टा टी, तो एफ मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 न्यूटन सेकंड्स इज द करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है इन वेव्स एंड ऑसिलेशंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज। वेव्स और ऑसिलेशन में अगर दो पॉइंट्स बिल्कुल सेम फेज में हो, उनके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ इज दैट डिस्टेंस व्हिच इज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज, ठीक है। आप ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 65 है एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क, प्रेशर, पावर एंड फोर्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आई इज जिस तरह हम एफ इज इक्वल टू एम में पढ़ते हैं, तो इसी तरह एनालोगस है एम और आई, ठीक है। और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके बाद है 66 है एट 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, यानी इस टेम्परेचर पे वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, आप देख लें। इसका मेमोरी के साथ ताल्लुक रखता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है, ठीक है। ऑप्शंस बाकी 1 लीटर, 1 डीएम क्यूब, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें आप बाकी ऑप्शन जो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है और 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सही नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, आपको पता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चन सही विजिबल नहीं है। ये कह रहा है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन इज कैरीड अंडर, मुझे भी बिल्कुल मुश्किल हो रही है इसको पढ़ने में। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज कैरीड अंडर, वैक्यूम डिस्टिलेशन हम किस टेम्परेचर पर करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन हम लो टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका देखें ऑप्शन, हाई प्रेशर दिया है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लास्ट में हाई टेम्परेचर दिया गया है। तो अच्छा, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम लो प्रेशर पे करते हैं, ठीक है। इसका आप देख लें, लो प्रेशर जब आउटसाइड पे आप लोअर होगा, उस जो मशीन आप इस्तेमाल करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन की, उसमें जब हाई प्रेशर होगा और बाहर लो प्रेशर होगा, तो तब आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है when a particle executing SHM seek a simple harmonic motion passes through the mean position it has, जब वो मीन पोजीशन से पास करता है एक पार्टिकल, तो उसके पास क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये तो नहीं है। मीन पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, तो बी ऑप्शन है मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल मिनिमम होती है, तो सी ऑप्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है
डी ऑप्शन भी इसी तरह है। अच्छा, डी ऑप्शन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका आप इग्नोर कर देंगे, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 70 है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कंटेक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द कम्बिनेशन इन डायोप्टर्स इज। अब आपको पता है जब हम मुख्तलिफ लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो जो आपके पास फोकल लेंथ आएगा, जो कंबाइंड पावर आएगा वो दोनों के पावर्स का सम होगा, ठीक है। और आपको पता है पावर क्या होता है, एक लेंस का पावर होता है 1/f, ठीक है। 1 फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ दैट लेंस। तो आप इस तरह जमा करेंगे, इसका -1.5 ए ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। आप इसका देख लें, ऑप्शन सही नजर नहीं आ रहा है आपको, मुझे भी क्लियर नहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दें, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, ठीक है। तो जब दो लेंसेज हम कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो इसका जो कंबाइंड पावर होगा वो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज होगा, ठीक है। और पावर जो होता है 1/f, तो आप 1/f1 करेंगे प्लस 1/f2 करेंगे, लेकिन 1/f2 जब आप रखेंगे उसको माइनस में करेंगे, क्योंकि आपके पास जो कन्वेक्स लेंस का होता है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसी तरह कनकेव का नेगेटिव होता है। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आप करेंगे तो -1.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर यूज्ड। मतलब जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो ये तीन टर्म्स हम यूज करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस टर्म्स इज करेक्ट, कौन सा टर्म करेक्ट है आपके पास? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। ये तो नहीं होता, ये तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह नहीं होता। बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज, ये नहीं होता, याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ, ये बिल्कुल नहीं होता, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। इसी तरह है, the potential gradient at point is numerically equal to the electric field strength at that point। जो potential gradient होता है, ठीक है, at point is numerically equal to the electric field strength, ये बिल्कुल सही है। जो potential gradient आप किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा डी, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इससे आप फार्मूला फिर बाद में उठा लेंगे, v इज इक्वल टू ई डी का फार्मूला, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन जाएगा। डी ऑप्शन लिखा है, यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स if 1 joule of work done is in transporting 1 coulomb of charge between the points। ये भी नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन को हम करेक्ट समझेंगे, ठीक है। इसके बाद है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, देखें, वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड लास्ट में एक्सेलरेशन दिया गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने वॉइस में बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। 73 है, फर्मी इज द यूनिट ऑफ, फर्मी किसका यूनिट है, ठीक है। फर्मी आपने देखा होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। फर्मी जो होता है उसको हम 10⁻⁻15 मीटर कहते हैं, तो ये लेंथ का यूनिट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इसके बाद है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब वेलोसिटी डबल होती है, इट्स एक्सेलरेशन इज डबल्ड, ये तो नहीं हो सकता। इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, बिल्कुल, आपके पास मोमेंटम होता है mv, तो जब आप v को डबल करेंगे तो आपके पास मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। v और मोमेंटम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनका क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इस तरह आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ये तो पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन है। इसके बाद है, आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 है, टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर दो पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हो, दे अट्रैक्ट ईच अदर। हम देख लेते हैं, आपने राइट हैंड रूल इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, तो बिल्कुल ये दोनों अट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में वो करंट कैरी कर रहे होंगे तो आपके पास जो इनके दरमियान जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा और बाहर ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। आप राइट हैंड रूल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। 77 है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लेज नो रोल इन, वेवलेंथ ऑफ लाइट कोई रोल प्ले नहीं करता, किस चीज में, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर एंड लास्ट में पोलराइजेशन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की कर सकते हैं, ठीक है ना। पोलराइजेशन में इसका रोल नहीं है, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है लाइट की, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका पोलराइजेशन में कोई काम नहीं होता, ठीक है। आपने पोलराइजेशन के बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सॉरी, मैं थोड़ा गलत हो गया, पोलराइजेशन हम ट्रांसवर्स वेव्स के लिए करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए नहीं। तो इंटरफेरेंस में, डायफ्रैक्शन में और रिजॉल्विंग पावर में वेवलेंथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पोलराइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता।
आपने याद रखना है। 78 है द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट पे डिपेंड करती है। उसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है सही दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद भी आपके पास ये क्वेश्चन है, आप शायद नजर नहीं आ रहा होगा। बॉल पॉइंट पिन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पॉइंट फंक्शन, जो बॉल पॉइंट होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? विस्कोसिटी, बॉयल्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लास्ट में सरफेस टेंशन दिया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरफेस टेंशन, बॉल पॉइंट जो होता है वो सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ट्रू अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में क्या करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, बिल्कुल नहीं होता इस तरह, वो तो आयनिक कंपाउंड्स में होता है। बॉन्ड इज डायरेक्शनल, बिल्कुल। आपके पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, स्पेसिफिक शेप होता है उसका, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन हेस्ला इज employed to calculate the delta H यानी enthalpy value of a chemical reaction indirectly। जब indirectly हम Hess law जब apply करेंगे तो क्या correct नहीं होगा? देख लें ऑप्शन, reaction is not clean, reaction takes place too slowly, उसके बाद है reaction is not possible and all of the above। तो इसका all of the above होता है, ठीक है। जब reaction possible नहीं होता या बिल्कुल slow होता है या फिर reaction clear नहीं होता आपके पास, तो ये Hess law वहाँ पर correct नहीं होता। उसके बाद है NaCl, CH4, CO, CCl4H2O2R, इंपेरिकल फार्मूलाज, मालिकुलर फार्मूलाज, फार्मूला यूनिट एंड लास्ट में कंबाइंड फार्मूलाज। तो NaCl आपके पास एक फार्मूला यूनिट है, इसी तरह CCl4 एक इंपेरिकल क्या नाम है, मालिकुलर फार्मूला है। तो ये आपके पास कंबाइंड फार्मूलाज, इसमें फार्मूला यूनिट्स भी हैं, मालिकुलर फार्मूला भी है, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड एज, जो एक्सरेज हम लेते हैं उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनोड, कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, उसके बाद परफोरेटेड एनोड, तो ये एनोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो मोजलेस ने, हेनरी मोजलेस ने 1913 में जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसकी बुनियाद पर जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है वो नेचर ऑफ मटेरियल्स आप एज एनोड यूज करें वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो ये इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे स्टेट फंक्शंस है, ठीक है। एमडीकेट में भी इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं, एचईसी में भी इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आप याद रखें, एमडीकेट वालों ने भी इसका प्रेशर रखा है, ठीक है। की में उन्होंने प्रेशर दिया, लेकिन याद रखें प्रेशर भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह इंथैल्पी देख लें, वॉल्यूम देख लें, टेम्परेचर देख लें, ये सारे आपके पास स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो आप वैसे कॉन्सेप्ट्स के हद तक आप ये जहन में रखेंगे कि सारे स्टेट फंक्शन है, लेकिन जब ऑप्शंस आपने एक सिलेक्ट ही करना होगा तो आप प्रेशर को फिर सेलेक्ट कर दें, ठीक है। 92 है द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गैसेस इट रेट डज नॉट डिपेंड ऑन, इस तरह रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो तो उसका किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके भी बड़े स्टूपिड उन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं, बहरहाल हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर ही कर सकते हैं। मोल्स पर डीएम क्यूब, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर एंड लास्ट में कैटलिस्ट, तो फिलहाल आप इसको मोल्स पर डीएम क्यूब कर देंगे क्योंकि वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो गैस की जो रिएक्शंस रेट होती हैं वो पार्शियल प्रेशर में भी डील कर सकते हो, तो कंसंट्रेशन आप यहाँ से हटा ले, ये ऑप्शन आप इसको करेक्ट कर दें। 93 है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। इसमें ऑप्शन देखें, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, नन ऑफ दीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर का वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, डी ऑप्शन आप करेक्ट यहाँ पर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 94 है अ सब्सटेंस व्हिच रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इस तरह सब्सटेंस जो कि एक रिएक्शन का रेट रिटार्ड करता है, स्लो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सी ऑप्शन। यहाँ पर बाकी जो है नन ऑफ दीज उन्होंने पहले लिखा है, यहाँ उनकी स्टुपिडिटी चेक करें, ए ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ दीज दे रहे हैं, नन ऑफ दीज तो आप बाद में देखेंगे जब बाकी तीन ऑप्शन होंगे, लास्ट में नन ऑफ दीज का ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। ऑटो कैटलिस्ट लिखा है, इनहिबिटर है, लास्ट में एक्टिवेटर है, तो इसको हम इनहिबिटर कहते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को रिटार्ड करता है। इसके बाद 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड्स को हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन एंड लास्ट में कंडेंसेशन, तो फिल्ट्रेशन के जरिए से हम उनको सेपरेट करते हैं। 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है आपके पास? फ्लोरीन है, आपने याद रखना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर masses of
जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसके जरिए हम किसके मोलर मास कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स के हम मोलर मास कैलकुलेशन करते हैं, अपने फार्मूलाज देखे होंगे। 98 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन कार्बन? कार्बन में कितने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं आपको पता है? जो ग्रेफाइट है इसका, डायमंड है, इसके बाद बहुत ज़्यादा आपके पास कुछ जो फुलरीन्स है आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा फुलरीन्स है। तो हम यहाँ पर 3 टाइप्स को हम करेक्ट करेंगे क्योंकि ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरीन्स है, ठीक है। इसके बाद है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will। अगर आप एक गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करने से उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ये आपने फिलहाल ध्यान में रखना है। और प्रेशर जब आप रिड्यूस करेंगे उसकी वजह से भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो 2 2 आर 4, उसका 4 टाइम्स इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। 100 क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ बॉन्ड इज इन डायमंड इज। डायमंड में हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, कोवेलेंट और लास्ट में इलेक्ट्रोवेलेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डायमंड्स में, ठीक है। डायमंड भी कार्बन से बना होता है, मुख्तलिफ कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये नेचुरली हार्ड कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा सख्त, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये जो 2020 का पेपर है इसमें कोई तकरीबन 8-9 क्वेश्चन मिसिंग है, वो मुझे अवेलेबल ही नहीं हुए और बाकी मैं इसको टाइप नहीं कर पाया, आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें। इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो सका तो एक और पास पेपर शायद हो जाए, लेकिन मैंने वो कुछ तकरीबन 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी मैंने तैयार किए। इंशाल्लाह कल वो अपलोड हो जाएंगे, इंशाल्लाह उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।